चलिए समझते हैं कि हमारे खाने की थाली पर आखिर किसका कंट्रोल है। ये कहानी एक अकेले किसान से शुरू होती है, लेकिन ये एक ऐसे ग्लोबल सिस्टम का पर्दाफाश करती है जो हम सबको प्रभावित करता है। ये मामला सिर्फ एक किसान का नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है मालिकाना हक, कुदरत और हमारी थाली में मौजूद भोजन पर। क्या किसी कंपनी को जीवन के किसी रूप को पेटेंट कराने का हक होना चाहिए? तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें उस कंपनी को समझना होगा जिसने उस किसान पर केस किया था, मॉन्सेंटो। एक ऐसा नाम जो खेती की दुनिया में आने से बहुत पहले से ही विवादों से जुड़ा हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक केमिकल कंपनी जिसने कभी एक भी बीज नहीं बेचा था, हमारे खेतों पर हावी हो गई। इसकी जड़ें शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हैं। देखिए, शुरुआत तो बड़ी सीधी सादी थी, कोका कोला के लिए एक स्वीटनर बनाने से। लेकिन यहाँ जो पैटर्न दिखता है वो काफी दिलचस्प है। कैसे ये कंपनी धीरे धीरे हानि रहित केमिकल्स से उन पदार्थों तक पहुंची जिनके नतीजे खैर विनाशकारी थे। और यही पैटर्न हमें बार बार देखने को मिलेगा। और मॉन्सेंटो का बचाव बड़ा सीधा सा था और उतना ही चौंकाने वाला भी। उन्होंने कहा, हमने तो बस केमिकल बनाया था, सेना ने उसका क्या किया वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये एक ऐसी दलील थी जिसने भविष्य के विवादों के लिए एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम कर दी, मुनाफे को जिम्मेदारी से अलग करने की मिसाल। तो यहां मॉन्सेंटो ने एजेंट ऑरेंज से एक सबक सीखा। केमिकल्स में बहुत पैसा है और केमिकल्स का सबसे बड़ा बाजार है एग्रीकल्चर। और यहीं से उनके बिजनेस मॉडल में एक ऐसा बड़ा बदलाव आया जिसने हमारी पूरी फूड सप्लाई को हमेशा के लिए बदल दिया। हजारों सालों से खेती का एक बहुत ही सीधा और सस्टेनेबल तरीका था। किसान बीज बोते, फसल काटते और अगली फसल के लिए सबसे अच्छे बीज बचाकर रख लेते थे। लेकिन फिर आया एक नया बिजनेस मॉडल, पेटेंट्स और जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर बना, जिसने इस सदियों पुराने चक्र को ही तोड़ दिया। ये तकनीक, जिसे टर्मिनेटर सीड्स कहा गया, न सिर्फ किसानों को अपना गुलाम बना रही थी, बल्कि इससे एक बहुत बड़ा खतरा भी पैदा हो गया था। सोचिए, अगर ये सुसाइड जीन हवा से उड़कर आसपास की कुदरती फसलों में फैल जाता तो वो फसलें भी बंजर हो जाती। मतलब एक ग्लोबल फूड कैटास्ट्रोफी का खतरा। और यहीं पर जमीनी हकीकत सामने आती है। भारतीय किसानों की अगुवाई में दुनिया भर में इतना विरोध हुआ कि मॉन्सेंटो को पब्लिकली इस टेक्नोलॉजी को छोड़ना पड़ा। और इसके जवाब में भारत ने 2001 में कानून पास किया अपने किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए। तो टर्मिनेटर जीन तो चला गया, पर बिजनेस मॉडल वही रहा। अब खेल में आया हाइब्रिड वीगो। इसमें कोई सुसाइड जीन नहीं है, लेकिन इसका असर लगभग वैसा ही है। पहली पीढ़ी के बीज तो बम्पर फसल देते हैं, लेकिन उनसे निकले बीज बिल्कुल बेकार। मतलब बीज बचाने का कोई फायदा ही नहीं, और किसान को हर साल वापस बीज खरीदने आना ही पड़ेगा। अब इस इंजीनियर्ड निर्भरता का एक बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट भी है, मोनोकल्चर का जाल। जब किसान इन कॉरपोरेट बीजों पर निर्भर हो गए तो फसलों की वैरायटी घटती चली गई, और इससे हमारा पूरा सिस्टम बहुत नाजुक हो गया, जो बीमारियों और कीटों के लिए आसान शिकार बन गया। और जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो आज की तारीख में सिर्फ 4, जी हां, सिर्फ 4 बड़ी कंपनियां दुनिया के 60% से ज्यादा बीज बाजार को कंट्रोल करती हैं। मतलब वही तय करती हैं कि हम क्या उगाएंगे और क्या नहीं, और किस दाम पर। बायर, जिसने मॉन्सेंटो को खरीद लिया, कॉर्टेवा, सिंजेंटा और BASF, इन चारों के पास बाजार का बड़ा हिस्सा है। और इसका सीधा मतलब है कि हमारे पास फसलों की किस्में बहुत कम बची हैं। अगर कोई एक बीमारी या कीड़ा इन गिनी चुनी वैरायटी पर हमला कर दे तो नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। और अगर ये सिर्फ एक थियरी लगती है तो इतिहास हमें एक बहुत डरावनी चेतावनी देता है। आयरलैंड का महान अकाल, ये सिर्फ एक फसल के खराब होने की कहानी नहीं थी, ये एक पॉलिसी की नाकामी थी। एक ऐसी सरकार की नाकामी जिसने अपनी जनता की जरूरतों से ज्यादा फ्री मार्केट की विचारधारा को तवज्जो दी। तो बात साफ है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता हमारी फूड सप्लाई के लिए एक नेचुरल इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। ये हमें मजबूती देती है, ये पक्का करती है कि अगर एक फसल खराब हो भी जाए तो दूसरी है। और हम आज इसी इंश्योरेंस पॉलिसी को खुद ही कैंसिल कर रहे हैं। अब चलिए इस ग्लोबल समस्या को भारत के संदर्भ में देखते हैं, जहां पुराने कानून और छिपी हुई निर्भरताएं इस खतरे को और भी कई गुना बढ़ा देती हैं। ये साल देखें, 1968। ये वो साल है जब भारत का मुख्य कीटनाशक कानून इंसेक्टिसाइड एक्ट लिखा गया था। तब देश में लगभग 20 कीटनाशक इस्तेमाल होते थे। आज
290 से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन कानून काफ़ी हद तक वही का वही है। ये आज की हकीकत से निपटने के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है। और इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हमारी खाद्य आपूर्ति एक तरह से हाईजैक हो चुकी है। हम भोजन उगाने के लिए ज़रूरी चीज़ों के लिए दूसरे देशों और खतरनाक शिपिंग रास्तों पर निर्भर हैं। और साथ ही हम उन 100 से ज़्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो दुनिया भर में बैन हो चुके हैं। हाँ, ये तस्वीर थोड़ी निराशाजनक लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई हल नहीं है। सच तो ये है कि समाधान हमारे सामने है, तकनीकी रूप से संभव है, बस उन्हें लागू करने की देर है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है पोटाश। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा पोटाश रिजर्व है, जो खाद के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज तक हमने 1 किलो भी नहीं निकाला है, हम इसे इंपोर्ट करते हैं। तो ये कोई ज़मीन की समस्या नहीं है, ये एक पॉलिटिकल और पॉलिसी की समस्या है। इन नीतिगत बदलावों का मतलब है खाद्य उत्पादन को सिर्फ सब्सिडी का मसला नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा समझना। मतलब अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना, पब्लिक रिसर्च को फंड करना और सबसे ज़रूरी उन पुराने कानूनों को अपडेट करना। लेकिन देखिए, हर जवाब सिर्फ पॉलिसी में नहीं होता। बाजार को बदलने की ताकत सरकार के बाहर हम सबके पास भी है। एक बात याद रखनी होगी, कंपनियां पैसे के पीछे चलती हैं और पैसा हम लोगों से आता है। जब हम सीधे किसानों से सामान खरीदते हैं, सप्लाई चेन को छोटा करते हैं या खुद थोड़ा बहुत उगाते हैं, तो हम एक नए तरह के फूड सिस्टम की डिमांड करते हैं। और जब डिमांड बदलती है तो पूरे बाजार को बदलना पड़ता है। 180 साल पहले एक अकेली फसल की नाकामी ने एक पूरे देश को भूखा मार दिया था। आज हम वही गलती एक ग्लोबल स्केल पर दोहरा रहे हैं। मजबूती और खतरे के बीच का चुनाव वो है जो हम सब कर रहे हैं, चाहे हम इसे समझें या ना समझें। सवाल ये है, क्या हम इतिहास से सबक सीखने के लिए तैयार हैं या हम उसे फिर से दोहराने पर मजबूर हैं?